Iran strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha. The UN Security Council must urgently demand from Israel under Chapter 7 of the UN Charter an immediate, unconditional and permanent ceasefire. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। लोकल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए हैं। इमरान खान साहब ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आज अपनी पार्टी को यह कह दिया है कि किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं चलना चाहिए। ये एक बड़ी खबर है, सैलाब की खबरें हैं। लेकिन इससे कहीं बड़ी खबर जो पूरी दुनिया को इस वक्त हिला सकती है वो कतर के अंदर इस्लामी सरबराही इजलास है। ये एमरजेंसी इजलास हुआ है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं और वहाँ पे जो कुछ डिस्कस हो रहा है उसका आने वाले दिनों में इम्पैक्ट होगा पूरी मुस्लिम वर्ल्ड पे और शायद पूरी दुनिया के ऊपर। या तो मुस्लिम वर्ल्ड मुकम्मल तौर पे दीवार के साथ लग जाएगी और उसके बाद इसराइल को पूरा मौका मिलेगा कि वो कतर की तरह किसी भी इस्लामी मुल्क के तो ऊपर हमला कर सके, या फिर मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो के इसराइल को कंट्रोल करेगी, रोकेगी और वेस्टर्न पावर्स जो इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी हैं उनको कहेगी कि आइंदा आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी। पूरी दुनिया बल्कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो बिलखसूस अब दोहा की तरफ देख रही है। वहाँ से क्या निकल सकता है, एक बड़ा सवाल है जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। और इसके साथ साथ आज मार्को रूबियो इसराइल गए हैं और उन्होंने इसराइल के साथ अपनी हमायत का ऐलान कर दिया और वहाँ पर नेतन्याहू के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि इसराइल हमारा सबसे पुराना और सबसे बड़ा एलाई है। तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा ये भी मुशाहिद साहब से पूछेंगे। मुशाहिद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा कोई उम्मीद है आपको कतर से? कुछ ममालिक से उम्मीद है, उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान ठीक बड़ा स्टैंड लिया है, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक, इन लोगों में जान है और हिम्मत है और बोल भी सकते हैं और कुछ करने की सलाहियत भी है। यानी नॉन अरब नहीं, सऊदी अरेबिया तो अरब है। सऊदी अरब एक सऊदी, बाकी सारे नॉन अरब है। बाकी हाँ बाकी अरब। और अब क्या नॉन अरब जो अरबों के लिए खड़े होंगे? सवाल है। मेरे ख्याल में इशू अरबों का नहीं, नॉन अरब का नहीं, इस असूल की बात है, अपने फ्यूचर का है। 57 मुल्क हैं OIC के और अगर ये एक मेक और ब्रेक है, ठीक, नाउ और नेवर है, बिल्कुल ठीक, या डू और डाई कह रहे हैं, जो भी आप कहें, ये एक टर्निंग पॉइंट है। आपको पता है, आप खुद तारीख के तालिब इल्म में कि कई मौके टर्निंग पॉइंट होते हैं। जैसे लाहौर समिट थी, बिल्कुल सही बात, शाह फैसल शहीद ने, डिफाइनिंग मोमेंट एग्जैक्टली। तो दिस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग मोमेंट, क्योंकि एक रेड लाइन क्रॉस की है इसराइल ने उस मुल्क के खिलाफ जो उनके साथ कोई खतरा नहीं था, अमेरिका का हलीफ था, है, नॉन नेटो एलाई भी है और अमेरिका को उन्होंने इतनी बड़ी रिश्वत भी दी, $2 खरब की, वो ट्रंप जब गए उधर और न्यूट्रल वेन्यू बनाया अमेरिका ने, उसको अमेरिका ने बनाया कि वहां मुज़ाकरात के लिए मोसाद का चीफ उधर आ रहा है, CIA का चीफ उधर आ रहा है, तालिबान उधर माशाल्लाह मुकीम है 10-15 साल से, हमास की लीडरशिप उनकी आशीर्वाद की वजह से, उनकी मर्जी के उधर मुकीम है। उधर हमला होना और उसका एक तो फिर अब तो फिर लाइन लग जाएगी और खलीजी ममालिक की। तो अगर अब स्टैंड नहीं लेंगे, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान ने एक यूनाइटेड नेशंस में हमारे जो एम्बेसडर हैं आसिम इफ्तिखार साहब बड़ा दबंग स्टेटमेंट दिया और कल डार साहब ने भी बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। बहुत अच्छा, बहुत इंटरव्यू बड़ा जबरदस्त। अच्छा, इंटरव्यू बड़ा, यस, अल जज़ीरा वाला जो है, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि रोग स्टेट है, UN से निकाला जाए और टास्क फोर्स बनाई जाए। सो एक, और कल गालिबन मैंने जो चेक किया है वो गालिबन वाहिद फॉरेन मिनिस्टर जो तकरीर की, जी जी, और किसी ने तकरीर नहीं की, और तकरीर भी की और दूसरा ये इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि 2 अरब मुसलमान सबकी नजरें इस तरफ देख रही हैं। सो एक बड़ा अब भी एजेंडा सामने नहीं आता तो स्टेज सेटिंग कर दी उन्होंने कि भी ये पस मंजर है, अब बाकियों ने कुछ करना है, हमने जो करना था जिस हद तक मुमकिन है हमने एक लीडरशिप का रोल अदा किया इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स। अब देखिए सर, मार्को रूबियो का इसराइल जाना और अब जाके उनके साथ खड़े हो गए कहना जी कि आप हमारे पुराने अलाई हैं और हम आपको बड़ा पसंद करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर नेतन्याहू को उनकी मौजूदगी में ये कहना कि हम इस टाइप के और भी एक्ट करेंगे, क्योंकि उनसे सवाल किया गया नेतन्याहू से कि जो आपका हदफ था वो तो पूरा नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे? उसने कहा जी हम पीछा करेंगे उनका, ये भाग तो सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। और साथ उन्होंने कहा कि जब अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है, पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के खिलाफ कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते?
देखिए नहीं, एक तो क्लियर हो गया कि जो हमला हुआ है कतर पर इजराइल का, उसमें अमेरिका ने आंख मारी है। ठीक, क्योंकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इट वाज सोली एन इजरायली डिसीजन, वो बात नहीं है। इट वाज जॉइंट ऑपरेशन, मुमकिन नहीं था, मुमकिन नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा जो अमेरिकन अड्डा है मुस्लिम वर्ल्ड में वो अल उदीद कतर में है। 10,000 ट्रूप्स हैं अमेरिका, 10,000, और वो रॉकेट्स, ड्रोन जो आ रहे थे, मिसाइल्स, वो तो जाहिर है कि उनको पहले बता दिया गया होगा कि ये हमला इस टाइम होगा, आप फिक्र ना करें। 24 घंटे सैटेलाइट सर्विलेंस के, और उसको टिप ऑफ भी जो कतर को किया 20 मिनट पहले, वो टर्किश इंटेलिजेंस ने किया, MIT ने किया, उनकी जो इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कि जनाब अब बंदे भगाओ, वो तो हमला शुरू होने वाला है, 15-20 मिनट रह गए, इसलिए वो लीडरशिप बच गई सारी बाय एंड लार्ज हमास की। तो एक तो वो क्लियर हो गया। दूसरा जो है नेतन्याहू है, वो तो खैर एक्सक्यूजेज बहाने बना रहा है। ये जो उसकी बात करता है दहशतगर्दों की, ये दहशतगर्द खुद अमेरिका के और इजराइल की पैदावार हैं, और कुछ उनके बाकियात अब हुक्मरान भी हैं। अलकायदा का जो आपके लीडरशिप है सीरिया की, वो तो उन्हीं की है, जिनको वो दहशतगर्द कहते हैं। वो पहले फ्रीडम फाइटर्स थे, मुजाहिद थे रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने ये ट्रेन किए थे इन्होंने। ओसामा बिन लादेन, डॉक्टर अमान अल ज़वाहिरी, सारे कुछ मुजाहिदीन, ये तो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, अमेरिकन आशिबा के, और अमेरिका ने ट्रेनिंग दी CIA ने बकायदा, वो कैसी लगी छोटी बात नहीं। तो वो तो खैर कंपैरिजन बात नहीं बनती। और बाकी जहाँ दहशतगर्द का ताल्लुक है, वी आर द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान इटसेल्फ, और जो हमने कुर्बानियां दी है दहशतगर्दी के लिए, तो तो किसी और मुल्क। तो अब शाह साहब देखें कि दो मुल्क हैं, कतर है, इसराइल है, और अमेरिका दोनों का दोस्त है। कतर का भी दोस्त है और साथ साथ इसराइल का भी दोस्त है, और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के ऊपर हमला कर दिया, और जो सबसे बड़ा दोस्त है वो खामोश है इस पे। और जब एक डिफाइनिंग मूवमेंट है इस साइड पे, पूरे इस्लामी सरबराह बैठे हुए एक जगह पे, और मार्को रूबियो इसराइल चला गया, वहां पर नेतन्याहू के साथ खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो अब इसको क्या समझा जाएगा? आई थिंक ये मैं पूरी तरह नहीं एग्री करता दोनों का मुआवजा, क्योंकि इजराइल तो मोहसिन है अमेरिका, उनका गॉड फादर है। ये उनका मतलब है कि एक उसकी आउट एक्सटेंशन है अमेरिकन का इन द मिडल ईस्ट को इजराइल का जो रोल है। और मुझे लगता है कि जो इजराइली लॉबी है बड़ी पावरफुल है, वो इस वक्त ट्रंप को ब्लैकमेल भी कर रही है। एप्स्टीन जो फाइल्स हैं, जिसमें वो लिस्ट है सारे VIPs की जिन्होंने ये हरकतें की हैं एप्स्टाइन के साथ, उसमें क्लिंटन भी आता है, बिल गेट्स भी आता है, और ट्रंप का नाम भी आ रहा है। तो ट्रंप को भी ड्रा के रखा हुआ है वो फाइल्स के लिए। और एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने इजराइल लॉबी के खिलाफ बात की, जॉन F. कैनेडी। उसने कहा कि ये रजिस्टर करें आप, वो मारा गया, ठीक है ना। और दूसरा उसने कहा कि ये दिमोना में जो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं इसको रोकें, हम इंस्पेक्शन के लिए खोलेंगे। 6 महीने के बाद वो फारग हो गया था उस स्टेटमेंट के बाद, उसको कोशिश के बाद। तो ये खौफ भी है इजराइल लॉबी का। और अभी भी आपने देखा कि चार्ली कर्क के ऊपर जॉर्ज गैलोवे ने ट्वीट कर दिया कि इसको किसने मरवाया है। आपका ख्याल है ये वार्निंग शॉट है? मतलब है कि वो बच्चों में तैयार हो जा होता है ना कि सो इस हवाले से अमेरिका में तो अमेरिका की जो पॉलिसी है मिडल ईस्ट के हवाले से, वो अब क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि अब कोई उनको यकीन करने को तैयार नहीं। पहले था ना कि मुज़ाकरात होंगे, बिटकॉफ जाएगा सारा, वो कहेंगे आपको तो साथ मिली भगत है, आपको कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। आगे ईरान का ऑपरेशन हो गया 13 को जून को, 15 को मुज़ाकरात थे, चलो वो भी आपने फंसा दिया उसको ट्रंप को। लेकिन इस दफा जो हुआ है तो अब तो खत्म। और एक और सबक भी है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जो बड़े अमीर हैं, जो पैसा भी है, कि उन्होंने जब ट्रंप गया इन ममालिक में $2 ट्रिलियन, देखिए ना, अब 210 बोइंग जेट्स का ऑर्डर दिया है कतर एयरवेज ने, $70 बिलियन, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कहा कि चलो इससे पैसा खिला के, मैं समझता हूँ जहाज दे दिया $400 बिलियन का, तो जहाज दे $500 बिलियन का, और ये किस्म की सोने का बना हुआ एक फ्लाइंग पैलेस है। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड ब्राइब होगी ना कि भाई आप प्रोटेक्शन मनी, जैसे आप कहते हैं बता देते हैं आप यार मैं ना कुछ कहना, तो फायदा क्या हुआ? हाँ, तो फायदा जीरो हुआ। काम कौन आएगा? पाकिस्तान, हमारे जैसे मुल्क। और आपने देखा जब कतर में वर्ल्ड कप हुआ, किसकी फौज गई थी? पाकिस्तान आर्मी गई थी ना सिक्योरिटी के लिए। सऊदी अरेबिया में 1982 का एग्रीमेंट है जनरल ज़िया के जमाने का सिक्योरिटी का, कि अगर खुदा ना खास्ता अरमान शरीफियान को कोई नुकसान हो तो हम वी आर रेडी। सो जो अमेरिका पर इन्हिसार,
अमेरिका पर उनका जो सारा था इत्तेकाद, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स, पैसा वैसा, दे ऑल फेल्ड। और जो उनकी जो थी कि जी हमने मिसाइल, काउंटर मिसाइल बनाए, प्रोटेक्शन तो है ही नहीं, जीरो है वो, तो यू आर सिटिंग डक्स। तो ये एक सबक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट सबक ये है कि अब इसके नतीजे में करेंगे क्या? क्या गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होगा कि आप में अब हिम्मत, हौसला, सलाहियत तो है कुछ हद तक, एक हिम्मत हौसला पैदा करें और खौफ से निकलें बाहर। और जो डर गया वो मर गया, ये खौफ का खात्मा होना चाहिए कि जी साहब बहादुर ये करेगा, तो अब गवाह, वरना फिर अकेले अकेले सबको मार पड़ेगी। ये लाइन ये जो इनके प्लान्स हैं ग्रेटर इजराइल के, जैसे दो ममालिक हैं जो तौसी पसंद है, एक्सपेंशनिस्ट, एक इंडिया और दूसरा ग्रेटर, वो अखंड भारत की बात करते हैं। इंडिया को तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया मई में माशाल्लाह, और इजराइल को बड़ी मार पड़ी ईरान में, बड़ा कुटिया उन्होंने। तो उस हवाले से अब ये बाकी जो ममालिक हैं ये तैयार हो जाए। तो मैं समझता हूँ दो इश्यूज हैं यहाँ पे जो जाहिर है डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेक मैंने लेनी है, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो कतर के अंदर जब 10,000 सोल्जर्स अमेरिकन बैठे हुए हैं, एक अड्डा है अमेरिका के बाद सबसे बड़ा, और उसकी मौजूदगी में क्या अरब इस किस्म की कोई हरकत कर सकते हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएं? दूसरा जो सबसे ज़्यादा खौफ है उनको अरब स्प्रिंग से है कि अगर जी अमेरिका नाराज़ हो गया तो बिल्कुल वही सलूक होगा जो उससे पहले इराक के अंदर हुआ, बिल्कुल वही होगा जो सीरिया के अंदर हुआ, फिर वही होगा जो कर्नल कज़ाफ़ी के साथ हुआ। तो ये दो खौफ जो हैं, क्या इससे ये अरब निकल सकेंगे या नहीं? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा ज़रूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शाह साहब देखें, एक तो कतर के अंदर अड्डा बना हुआ है, 10,000 सोल्जर्स हैं विद ऑल टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, और इतनी खौफनाक टेक्नोलॉजी के क्या साथ क्या अरब या मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त रिवोल्ट कर सकती है, खड़ी हो सकती है। दूसरा, अगर उन सबको ख़तरा ये है कि अगर हमने अमेरिका के खिलाफ बात की या इसराइल के खिलाफ बात की या फिर हमने एक इस्लामिक नेटो बनाने की बात की, तो उसके बाद अरब स्प्रिंग हो जाएगी, हमारे इक़्तिदार ख़त्म हो जाएंगे। देखें ना जी, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, वो टेक्नोलॉजी तो फेल हो गई है अफगानिस्तान में, इराक में, मैं अभी वियतनाम से होके आ रहा हूँ, वियतनाम में और जगह, तो उसका तो आपको खौफ नहीं होना चाहिए। और अरब स्प्रिंग का इन ममालिक में कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये तो चंद लाखों की आबादी है ना, छोटे छोटे मुल्क हैं, वो तो बड़े ममालिक की बात करें। जो फियर है, जो अमेरिकन अड्डा वगैरह की जो बात है, लेकिन अगर कलेक्टिवली स्टैंड ले लें, मसलन 2-3 चीज़ें कर लें आप। नंबर 1 कि जो आपने अमेरिका को $2 ट्रिलियन दिए हैं, आप कहें कि जनाब ये मनी इज ऑन होल्ड, जब तक आप इजराइल को लगाम नहीं लगाते और ये फलस्तीन नहीं बनाता, फलस्तीन का जो जेनोसाइड है खत्म, कोर इशू तो फलस्तीन है ना, वो खत्म हो और जारियत खत्म हो, नंबर 1। दूसरा, आप माशाल्लाह सऊदी अरेबिया में एक फोर्स बनी हुई है, इस्लामिक सॉलिडरिटी फोर्स, हमारे साबिक आर्मी चीफ उसके कमांड चीफ है, अकेले हैं, फौज कोई नहीं नीचे, नाम तो है ना जी, झंडे लगे हुए हैं, सारा कुछ है, वर्दी भी पहने होती है, बड़ा जबरदस्त दफ्तर शफ्तर ये वो, आप उसको एक्टिवेट कर दें कि हम पूछते हैं कि जिस मुल्क ने इसके लिए सोल्जर्स देने हैं वो वॉलंटियर कर दें, चाहे 500 की नफरी हो या 5,000 दे, यानी इस्लामिक नेटो बन गया ना। नेटो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नेटो तो एक वो अब बाकियात है कोल्ड वॉर की, मतलब इस्लामिक प्रोटेक्शन फोर्स कह लें, क्योंकि हमें खतरा है जेन्युइनली। नेटो तो जारियत करती है ना, वो तो ये प्रोटेक्शन डिफेंस फोर्स है, आईडीएफ कह लें, जैसे इजराइल डिफेंस फोर्स है आईडीएफ, हम है इस्लामिक डिफेंस फोर्स, बिल्कुल ठीक हो गया। तीसरा है कि 3 ममालिक हैं ऐसे जिनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी है, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया। हम कहेंगे जी हम एक ह्यूमैनिटेरियन फ्लोटिला तैयार करते हैं नेवी का, अद्वियात और खुराक लेके हम गाजा का ब्लॉकेट तोड़ेंगे और यूएन जनरल असेंबली से अब रेजोल्यूशन करवा लें, कानूनी कवर भी हो जाएगा। क्या कर लेंगे? एटम बम फेंकेंगे, क्या करेंगे? कम से कम आप हिम्मत हौसला तो करें ना कोई स्टेप लेने का। अगर आप वही हाथ मलते रहेंगे कि साहब बादल नाराज ना हो जाए, पसीने छूट रहे हैं, खौफ जो है, खौफ खुदा तो नहीं है, लेकिन ये खौफ है वाशिंगटन का, तल अवीव का, उसका खात्मा नहीं होता, तो फिर आइंदा है ना, वो क्या कहा था इब्राहिम लिंकन ने,
इफ वी डोंट हैंग टुगेदर वी विल हैंग सेपरेटली, मतलब इकट्ठे नहीं होंगे तो सर फिर लाइन में सबको जूते भी पड़ेंगे, बेइज्जती भी होगी। तो ये मेरे ख्याल में ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है जैसे आपने। लेकिन रियलाइजेशन है या नहीं है शाजी? एक ये सवाल भी है कि हो सकता है कि ये सब कुछ कतर की मर्जी से हो गया हो, उन्होंने कहा ठीक है भाई हम मजबूर हैं, मार दो, फिर क्या हो सकता है। और अब वो परेशान हो गए हों कि अब कैसे इसको कैमोफ्लेज कैसे करें, इज्जत कैसे बचाएं, सवाल है बस। अगर वो उनको खुद इनवाइट कर रहे हैं, वो कहते हैं पंजाबी के कुट खान का शौक भी है और प्लस वो बेइज्जती कराने का शौक है, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो ये ममालिक हैं माशाल्लाह कितने ज़खायर हैं, कितना पैसा है, कितना सारा को रिसोर्सेज हैं, तो इनका क्या फिर फायदा होगा? कल को फिर वो टेक ओवर कर लेंगे। ये दिस विल नॉट स्टॉप। जैसे इराक पे हो गया, जैसे सीरिया पे हो गया, जैसे लीबिया पे हो गया, वो नहीं पे करेंगे परवाह। वो तो कहेंगे आगे आपको पता है कतर पर तो होने लगा था, टर्किश ने फौज भेज दी थी 5000 ट्रूप्स, तो वो बच गया था सारा कुछ। तो कतर नहीं तो सऊदी अरेबिया के साथ इसका, हाँ सऊदी अरेबिया जो 5 साल पहले हुआ था। और फिर बाकी जो ममालिक जो लिस्ट है खलीजी ममालिक की, वो तो ऐसे फिर गिरेंगे, वो तो इसराइल छोड़ेगा नहीं। इसराइल इज अ बुली, वो तो कहेगा ठीक है जी। और ये जो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, याद रखें अब क्या हुआ यूक्रेन जंग में, वेस्ट जो कहते हैं हम अब बड़ा फ्री मार्केट का है, उन्होंने फौरन कब्जा किया रशियंस की प्रॉपर्टीज पर, इवन यॉट्स का कब्जा किया, घरों पर कब्जा किया पूरे यूरोप में। हालांकि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो ये तो फिर नेशनलाइज करने वाली बात है ना। स्विट्जरलैंड में सर जो उनकी लोकल करेंसी है ना, वो महंगी होगी डॉलर से ज्यादा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो स्विस बैंकों में जो रशियंस के पैसे पड़े उन्होंने कन्फिस्केट कर लिए सारे के सारे, और फिर उन्होंने कहा कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने, मतलब इलीगैलिटी की इंतहा है। तो अगर ये काम रशियन के लिए कर सकते हैं तो अरबों के लिए नहीं कर सकते, और नहीं करेंगे। लंदन आपने खुद कई दफा गए हैं, आपका वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में सारा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और जो सबसे बड़ा जो स्टोर भी है हेरल्ड, वो अब इजिप्ट के पास नहीं है, वो तो कतर का कतर के पास। दूसरी बात यह है कि शैंजलीज़े जो पेरिस में है, सड़क की दोनों साइडों में जितनी बिल्डिंग है सारी अरबों की, कुवैतीज़ हैं और कतरीज हैं। कतरीज है। सो इतना बिलियंस ऑफ डॉलर, न्यूयॉर्क में देख लें, वॉल स्ट्रीट में देख लें, सो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो तो खा जाएंगे रातों रात। सो मेरे ख्याल में अगर सेल्फ प्रिजर्वेशन का इशू है, सर्वाइवल का भी इशू है, तो वो अपना फिर वो कहते हैं डोंट फीड अ वुल्फ और अ स्नेक, भेड़िया या सांप को अपनी स्ट्रेंथन करते खिलाते। आपने देख लिया उनकी असलियत क्या है, आपने देख लिया कि वो क्या नीयत क्या है उनकी, ठीक है, नीयत भी देख लिया आपने, उनकी असलियत भी देख ली। तो फिर अगर आप फिर उसमें आ जाए उनके झांसे में या फ्रेम में, तो फिर वैसे तो कल जो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने तकरीर करते हुए कहा है कि ये जो बड़ी ताकतें हैं इनको हिपोक्रेसी से बाहर निकलना होगा, कि ये दोनों साइडों पे खेल रहे हैं और उनका भी साथ दे रहे हैं, हमारा भी साथ दे रहे हैं, तो उनको क्लियर करना पड़ेगा। वैसे तो उन्होंने एक धमकी एक सॉफ्ट सी दे दी उनको, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि रियलाइजेशन है अब इनके अंदर या नहीं है? सवाल फिर वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, वो तो है कि इनमें जान नहीं, ठीक, वो जान थी एक बंदे को, और मैं इसको सलूट करता हूं, शाह फैसल शहीद। क्या अजीम आदमी था। उसने कहा कि जो इजराइल को इमदाद करेगा अक्टूबर जंग में, रमजान की जंग में 73 की, हम उसका तेल बंद कर देंगे, जो कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देंगे। यौम कपूर जंग, हाँ यौम कपूर, वो हुक्का पानी बंद कर देंगे। और क्या हुआ, उन्होंने पूरा वो कर दिया, ऑयल एम्बार्गो, और चीखें निकल गई थी अमेरिका की, पूरा यूरोप बैठ गया, पूरा वेस्ट। खैर उसकी सजा भी उसको मिली, बेचारे को शहीद हो गया, 75 में कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन है कि वो स्टैंड लिया था। अब अगर आप वो स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर आप मारे जाएंगे। सो आई थिंक द चॉइस इज वेरी क्लियर, और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने इज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। हमने एक क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है, और इसमें सिर्फ इसमें नहीं, ईरान के इशू पर भी हमने स्टैंड लिया, ईरान के हक में, कतर के साथ भी लिया, और पब्लिकली लिया, और लाएअमल भी पेश किया। अब 57 मुल्क हैं, हम वी आर वन ऑफ द लेट्स सी कितने हैं। लेकिन अभी तक जो देखा है वो जान नजर नहीं आई, वो करंट नजर नहीं आया, वो जज्बा नजर नहीं आया, वो कुव्वत ईमानी नजर नहीं आई, वो हिम्मत नजर नहीं आई, वो हौसला नजर नहीं आया। बस बातें सुन लें और फिर हाथ मलते रहते हैं, पसीने छूटते रहते हैं,
खौफ। शाह साहब एक राइटर है विलियम डैलरिपल, आप पढ़ा? जी विलियम, बिल्कुल जी। और उसने वाइट मुगल्स के नाम से किताब लिखी थी। उस जी। किताब के अंदर उसने एक बड़ा मजेदार वाकया लिखा। उसने कहा जब गोरों ने मुगल्स को पकड़ पकड़ के फांसी लगाना शुरू किया तो एक शहजादा जिसका कोई कसूर नहीं था, वो बड़े आराम से मजे से अपना काम कर रहा था और वो सारे मामले से साइड पे था, उसके ऊपर भी उन्होंने एक इल्ज़ाम लगा के उसे भी फांसी की सजा दे दी। जब उसको फांसी की सजा दी गई तो बड़े इत्मीनान से उसने अपना काम खत्म किया। काम खत्म करने के बाद वो फांसी घाट पे है, उसने कहा लगा दो, और फांसी लगा दी। उसने कहा जी वो जिन लोगों ने फांसी लगाई ना, आज तक उनके जहन में उसका नक्श है, वो उसको रिमूव नहीं कर सके अपने जहन से, कि जिस इत्मीनान से, मोहब्बत से, जिससे एक कॉन्फिडेंस के साथ वो बंदा खड़ा हुआ और उसने लगा दो, लगी फांसी और कोई चीखा नहीं, पुकारा नहीं, रोया नहीं, बैड एक्सप्रेशन नहीं आए। तो ये मरना तो हर एक में होता है, तो ये फैसला आपने करना है इज्जत के साथ मरना है, इसलिए लोग बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं यू गो डाउन फाइटिंग, तो उसमें तो, और मेरे ख्याल में गो डाउन का भी ऐसा मसला नहीं है। इजराइल को तो मार पड़ी है ईरान से और तो भागे गए सीज फायर के लिए, जैसे इंडिया गया टू ट्रंप। तो अगर इकट्ठे हो जाए तो मुझे तो समझा पूरी काया पलटी जाएगी। और इस वक्त मौका इसलिए भी है कि पहली दफा मगरबी राय आमा, वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन, मुझे याद है कि जब यासिर अरफात साहब गए थे अमेरिका तो ये मिले थे उसको प्रोफेसर हेनरी किसिंजर से, हेनरी किसिंजर को भी, वो जो पैलेस्टीन प्रोफेसर था एडवर्ड सईद, किताब भी लिखी है उसने, ओरिएंटलिज्म, बिल्कुल कोलंबिया यूनिवर्सिटी का था। उसने कहा था कि जिस दिन मगरबी राय आमा तब्दील हो गई और अमेरिकन पब्लिक में इजराइल के खिलाफ हो गया, देन आपकी जो आप फतह के करीब होंगे अपने मकासद के, वो दिन आ गया है। 70% ऑफ अमेरिकन इवन से ये गलत हो रहा है। वेस्टर्न पब्लिक भी तो आप सुने जो जुलूस निकले आपने खुद देख लिए। अब ट्रंप देखे ना, पिछले दिन रेस्टोरेंट में गया, लोग वहां पे खड़े हो गए, नारे लगा दिए उसके खिलाफ। ये अमेरिकन थे, अमेरिकन सारे अमेरिकन, हाँ, ये नहीं कि मुसलमानों ने किए, अमेरिकन थे। वो कई मुझे यहूदी मिले, मैं तेहरान गया था फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के लिए, पक्के वो लंबे ऑर्थोडॉक्स जूस, वो कहते हैं हम हर सैटरडे, अलग सैबत होता है उस दिन, हम जुलूस निकालते हैं अगेंस्ट द जेनोसाइड। ये बहुत बड़े चेंज है। इजराइल इटसेल्फ, इजराइल के अंदर क्या हुआ है जी, 2 लाख का जुलूस निकला तल अवीव में, बिल्कुल जंग बंद करो, पिछले महीने की बात कर रहा हूं। तो अगर इस किस्म की रायमा चेंज हो रही है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जो निकला, फिर अभी स्पेन में जो हो रहा है, तो इससे साजगार माहौल तो नहीं हो सकता। और अब अगर ये कैश हमने लूज कर दिया तो फिर आप समझे कि ये उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़हन में रह जाएगा, लेकिन जो OIC विल बी अ डेड हॉर्स और लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। ठीक कहा डार साहब ने कि इसको 2 अरब मुसलमानों की जो नजरें हैं वो इस कॉन्फ्रेंस पर हैं। क्या वो करते हैं? शाह मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि मार्को रूबियो का इसराइल का दौरा ज़ाहिर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो कतर भी जाएगा मुझे लगता है, लेकिन कल जा रहा है कतर, कल जा, लेकिन उससे पहले उसने इसहाक डार साहब को फोन किया था। तो इस फोन की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, ये आपके पास सवाल है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शाह साहब, ये इसहाक डार साहब को फोन मार्को रूबियो का, और उसके बाद फिर ये OIC की मीटिंग, फिर उसका इसराइल चले जाना, कोई इंपॉर्टेंस है इसकी? मेरा ख्याल इंपॉर्टेंस है। और ये फोन किया था जब पाकिस्तान के एम्बेसडर ने UN में तकरीर, तो आसिम इफ्तिखार ने, और बड़े अच्छी जानदार तकरीर की, और बड़ा मेरे ख्याल में इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस बाय पाकिस्तान एम्बेसडर टू द UN इजराइल की इशू। और उन्होंने गालिबन ये कहा होगा कि आप हाथ हौला रखें, आप एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सुलह सफाई हो जाए और कतर के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हो जाए, तो आप ज़रा मेहरबानी करके, क्योंकि इस वक्त बोलने में भी पाकिस्तान सफ़े अमल में एक तो है ना कि एक्शन लेना, वो तो बात की बात है ना, पहले बोलने तो बोल भी नहीं रहे लोग, बड़े कम बोल रहे हैं तो वो हाथ वाला रखा। बाकी उन्होंने बायलैटरल बात भी की होगी कि हम और तल्लुकात बेहतर चाहते हैं, आप कतर को समझाएं, और आप एक मुस्बत रोल अदा करें कि उसमें जाके सबको इकट्ठा करें, और मतलब हम भी रास्ता निकालते हैं, तो बेसिकली हाथ हौला रखें। मेरे ख्याल में दैट वाज अ कोर मैसेज। और पाकिस्तान ने रखा होगा, आपका क्या ख्याल है उसके बाद? नहीं, पाकिस्तान ने तो जो किया है वो उनकी बात नहीं मानी। अगर वो पैगाम था, हमने तो वो किया जो हम पाकिस्तानी कौम चाहती है, हमने वो किया जो मुस्लिम उम्मा चाहता है, हमने वो किया जो कायद आज़म की सोच थी कि इजराइल का बनाना एक फितना है, एक नासूर है,
और उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, आज मार्को रूबियो जब इसराइल में थे तो 3 उन्होंने मुतालबे की। एक तो उन्होंने कहा कि जो हमास के पास यरगमाली हैं 45 पो और जो इस्राएली लाशें जितने भी हैं, और जो लाशें हैं वो वापस की जाएं, एक तो इमीडिएटली मुतालबा है। दूसरा ये है कि हमास को मुकम्मल तौर पर उसके खात्मे का ऐलान कर दिया जाए, और तीसरा ये है कि उसके बाद फिर गजा की तरक्की स्टार्ट होगी। तो ये तो तीनों मुतालबात अजीबोगरीब से हैं। गजा की तरक्की से मतलब ये है कि वेस्ट वहाँ पे आएगा, अमेरिका आएगा या इसराइल आएगा। दूसरा, अगर उन्होंने यरगमाली भी छोड़ दी है तो फिर उसके बाद तो पूरे हमास को, गजा को ये मुकम्मल तौर पर कब्रिस्तान बना देंगे। इसमें असली जो खबर ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को ये जंग आज़ादी, मैं तो कहूँगा लिबरेशन मूवमेंट है, क्योंकि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। अभी टकर कार्लसन ने भी कहा है कि इट्स अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और आपको याद होगा जब 2006 का इलेक्शन हुआ गाजा में, तो उस वक्त जिमी कार्टर इलेक्शन ऑब्जर्वर थे, उन्होंने कहा दिस इज द फ्रीएस्ट इलेक्शन इन द मिडल ईस्ट, और उन्होंने कहा था कि हमास इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। तो अब 7 अक्टूबर 2023 को ही हुआ, और नेतन्याहू ने कहा था मेरा एक पॉइंट एजेंडा है कि हम हमास को सफाई हस्ती से मिटा दें। अभी उस 7 अक्टूबर के दूसरा साल होने वाला है, तो अभी तक हमास की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन कायम है, और जो मेरी इतलात है उनकी 30,000 की फौज थी, 15,000 शहीद हुए थे, वो 15,000 रिप्लेनिश हो गए। हाँ, अब दोबारा 30,000 हो गए, और वो अभी तक कायम है, अपने सुरंगों में, गारों में छुपे हुए हैं और लड़ रहे हैं। या सिनवर जिसने शहीद हुआ, आपने देख ली वो वीडियो भी। और ये लोग तो 48 जो उन्होंने ये 45 रखे हुए हैं यरगमाल वाले लोग, तो वो तो कायम और दायम है। दैट शोज द स्ट्रेंथ। इसमें शाह साहब जो बड़ी दिलचस्प, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात है कि जी हमास खत्म करे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर देखें इसराइल ने पूरी फोर्स, और जो उसका मुतबादल बना रहे हैं महमूद अब्बास, उसको तो वीजा ही आपने नहीं दिया न्यूयॉर्क का, जो आपका सरकारी PLO है, सरकारी फलस्तीनी है, न्यूयॉर्क ही जा सका, और न्यूयॉर्क को उनको इजाजत नहीं मिली वीजा की, तो फिर क्या रह गया आप? तो ये बेबुनियाद है मुतालबा, अनएक्सेप्टेबल है, और ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें शाह साहब एक जो सूरत हाल है वो ये है कि इसराइल इतनी ज़्यादा इन्विजन के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद, इतना जुल्म के बावजूद, तो पूरी वेस्टर्न फोर्सेस के साथ होने के बावजूद 40 किलोमीटर का इलाका कब्जा आज तक नहीं कर सका। और सहरा है, ये नहीं कि माउंटेन्स हैं, पहाड़ है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि वो लोग छुप जाएं उसमें गारों के अंदर या क्या करें। ये तो बड़ा डेजर्ट है, खुले आसमान में, लाख बंदा मार के वो कब्जा नहीं कर सकता। 2,80,000 बाय द वे जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, जिसे टोटल फेमिन से भी और मेडिकल जख्मी सारी कैजुअलिटीज जो है 2,80,000। तो आप ये देख लें कि इतना जुल्म बर्बरीत के बावजूद वो कौम खड़ी हुई है। तो ये तो अब भी अगर मुस्लिम उम्मान के साथ खड़ी नहीं होती तो फिर इसका मतलब ये है कि मुस्लिम उम्मा को उम्मा नहीं कहना चाहिए। और फिर आप चॉइस अब एक और चीज होगी फिर उसका नतीजे में, फिर OIC अरब लीग फारग है, फिर आप तैयार हो जाए नेक्स्ट राउंड की जो असली जंग है, ज़ायनिज्म वर्सेस पैन इस्लामिज्म, जो एक फाइनल जंग होनी है। हाँ, ज़ायनिज्म जिसमें मैं हिंदुत्व को भी शामिल कर, RSS के वो भी एक ही है ना, फर्स्ट कजन है ना, आइडियोलॉजिकल, वो मुस्लिम दुश्मन है, और पैन इस्लामिज्म वो कहेंगे जी हम इट्स अबाउट किबला अव्वल, इट्स अबाउट बैटल ऑफ आवर फ्यूचर। उसमें कोई तमीज नहीं होगी अरब अजम की, वो जितने भी होंगे वो कहेंगे ठीक है जी देखी जाए। अच्छा, वैसे शाह साहब एक और सवाल है, अब ये सवाल ज़ाहिर है बड़ी मुद्दत से पूछा भी जा रहा था, सोचा भी जा रहा था, लोग बात भी कर रहे थे कि जो नॉन अरब हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है, और कई मरतबा उन्होंने कोशिश भी की कि OIC जो है उसकी क़यादत उनके पास होनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, या एक अलग तंजीम बनानी चाहिए, उनकी तरफ से किया जा रहा था। अब अगर अरब एक यूनिटी क्रिएट करने में या कोई माइट क्रिएट करने में या फिर अपनी फोर्स दिखाने में नाकाम हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये क़यादत जो है वो मशरक़ की तरफ चली जाएगी और नॉन अरब के पास चली जाएगी? मैं इस तकसीम को आर्टिफिशियल समझता हूँ। बेसिकली देखे ना, सबसे बड़ा जो OIC पैदा कहाँ हुई थी? मोरक्को में 69 में, ठीक है, हाँ, रबात में। फिर सबसे बड़ा लीडर जो पहला OIC का, शाह फैसल शहीद, ठीक, वो अरब थे। फिर उससे पहले जमाल अब्दुल नासर तो अरब नेशनलिस्ट थे, लेकिन वो इस्लामिस्ट नहीं थे। तो उस और अराफात वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, वो अरब है। हमास सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह अरब है। तो मैं समझता हूँ कि ये उस तरह अरब अजम का इशू नहीं है, इट इज इशू ऑफ के
मुस्लिम और बल्कि उससे बियॉन्ड कितनी हिम्मत है लीडरशिप में। आई थिंक लीडरशिप के विल और विजन का इशू है। और अब तो ये बियॉन्ड मुस्लिम भी हो गया ना, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल बन गया। अब स्पेनिश तो कैथलिक है, आपके दोस्त उस दिन मिला भी था सेनेटर, वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को। आप ऑस्ट्रेलियंस जो हैं क्रिश्चियंस हैं, कुछ कितने जूज हैं अमेरिका में, जॉर्ज गैलवे फॉर एग्जाम्पल, जेरेमी कॉर्बिन फॉर एग्जाम्पल, बर्नी सैंडर्स फॉर एग्जाम्पल, ये सारे जो हैं ये गोरिस्तान का हिस्सा है। कोई जोइश है, कोई कैथलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है। तो ये तो ह्यूमैनिटी का इशू बन गया। अब इसके अंदर देखें ना सर, वो जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे ना, उनके 12 बेटे थे, 12 ही ट्राइब हैं जो इस्राएली ट्राइब हैं। उसके अंदर 2 ट्राइब हैं जो बेंजामिन्स हैं और साथ ये जूदास हैं जो यहूदी जिनको कहते हैं। वो इस वक्त लड़ रहे हैं, 10 के 10 तो साइड पे खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि आप जुल्म कर रहे हैं, वो तो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इवन मैं दाद देता हूं इजराइल के लोगों को। देखे ना, ये ना हर एक को इक्वेट ना करें कि सारे ऐसे जो यहूदी हैं, इजराइल यूएच स्टेट, वो 2 लाख लोग बाहर निकले हैं और वो कहते हैं कि ये क्रिमिनल है, कातिल है नेतन्याहू। और नेतन्याहू को मालूम है कि द डे द वॉर एंड्स वो फारग है। वो तो उसका इंटरेस्ट है कि जंग जारी रहे किसी सिचुएशन में। उससे एंगेज किया हुआ है, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल उससे लिंक, पॉलिटिकली फिनिश्ड है वो फिनिश्ड है। उसके खिलाफ करप्शन के चार्ज हैं, लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। आज इलेक्शन हो, वो खुद कहते हैं कि वो हार जाएगा। तो वो जंग के जरिए तवालत दे के वो अपने इख्तिदार की तवालत कर रहा है। और उसमें अफसोसनाक बात ने किया था, किया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अफसोस ये है कि इस तवालत में अमेरिका उसके साथ खड़ा है, मार्को रूबियो हो या डोनाल्ड ट्रंप हो। ट्रंप को मैं समझता हूं ब्लैकमेल किया जा रहा है एप्स्टीन फाइल्स के जरिए। एप्स्टीन फाइल जो है वो इजराइल लॉबी ने तैयार की थी। अच्छा, वैसे ये आप बार-बार ये जिक्र कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप इसकी वजाहत जरूर करें कि ये फाइल्स हैं क्या और क्यों और कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मुशर्रफ साहब का क्लेम यह है कि कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिससे पूरी दुनिया के जो कायदीन हैं उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ये जो इजराइल लॉबी ने बनाई है। अब शाह साहब डिटेल आपको बताएं कि क्या है जी, अच्छा ये किस किस्म की फौज फाइल है शाह जी? ये एक जेफरी एप्स्टीन बड़ा मशहूर अमेरिकन था, यहूदी और बड़ा अरबपति, और सबसे बड़ा जो घर है न्यूयॉर्क का उसका था। ठीक। और उसकी शोहरत, वजह शोहरत थी कि वो खवातीन को एंटरटेन करता था, वीआईपीज़ को एंटरटेन करता था, जहाज वगैरह थे। उसकी गर्लफ्रेंड थी गिलेन मैक्सवेल, जो जेल में है इस वक्त। गिलेन मैक्सवेल ब्रिटिश खातून है। उसका वालिद रॉबर्ट मैक्सवेल वो अपना एक बहुत बड़ा पब्लिशर था मुख्तलिफ अखबारों का, और वो इजराइल का एसेट था। सो इसने अपने घर पार्टीज करनी और उसकी वीडियो बना लेनी, जो आपको पता है और जगह भी होता है ये काम। और उसकी फाइलें बनाई हुई कि फलाना बंदा आया, उसने फलानी लड़की के साथ ये किया और इस टाइम आया ऐसा, और फलाने लोग जब जहाज में उसके आइलैंड्स भी थे उधर ले गया। बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, मतलब बड़ी लंबी लिस्ट है, जितने वीआईपीज कह लें, जो अमीर लोग हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं। अब वो फाइल जो है एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं उसे, वो पूरी लिस्टेड है। अब वो फाइल पहले इन्होंने कहा था गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, कि हम इसको रिलीज करेंगे। अब ट्रंप कहता है कि वो फाइल है ही कोई नहीं। और वो कहा जाता है कि जो जेफरी एप्स्टीन फिर उनका खुदकुशी से मर गया। वैसे ही करते हैं, बंदा मार देते हैं आखिर में अपने ही बंदे। तो वो फाइलें रखी हुई हैं ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए कि जी बच्चों ये आपकी वीडियो। उसमें को एक पाकिस्तानी सियासतदान का भी नाम है, को मैं सुना था, एक क्रिकेटर ने बताया था जी हम उनके साथ जाते होते थे वहां पे। ये बिल्कुल वो फोटो भी है कुछ शायद उन साहब की, तो वो हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये कॉमन इशू है, कॉमन कमजोरी कह लें ये खवातीन के वाली जो है। ये सिर्फ वेस्ट की नहीं है, ये और जगह भी है। सिर्फ ये है कि वेस्ट में आपको इसकी सजा मिलती है, यू लूज द थिंग। पाकिस्तान और इन ममालिक में वो कहते हैं बड़ा मर्द था। हाँ, वो कहते हैं जी बड़ा जनाएगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा मेरालिटी मुख्तलिफ है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालेंगे, वो कहेंगे जी जाती फेल है उनका, जाती है। तो उधर तो खैर सजा भी होगी, पकड़ा भी गया, सारा कुछ हो गया। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये वन ऑफ द रीजन जो ट्रंप जो कमजोर है, डरा हुआ है और इजराइल लॉबी से, वो एप्स्टीन फाइल ब्लैकमेलिंग हो रही है।
ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये देखें कि दो फरीक है ना, एक कतर है, ज़ाहिर है उसने पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, और मुस्लिम उम्मा वैसे पहले हमास के साथ जो इशू था, गजा के साथ उस पर बड़ी अंदर से गर्म थी, बहुत ज़्यादा उसको फीलिंग आ रही थी। तो जब कतर के ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने फील ये किया कि लाइन क्रॉस कर रहे हैं, अब इनकी नज़र में कोई मुल्क नहीं है, तो ये किसी मुल्क के ऊपर किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। और दूसरा फरीक जो है नेतन्याहू है, अब सारी दुनिया उसके खिलाफ है, तो उसको थोड़ा सा बैकफुट पे होना चाहिए, जबकि वो फ्रंट फुट हो रहा है, वो मसलसल आगे आ रहा है, वो ये कहता है जी मैं मजीद भी करूँ, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो जब एक फरीक इस कदर आगे जा रहा है तो अब क्या होगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसके मज़ाहमत कोई नहीं है। हमास तो मज़ाहमत कर रहा है ना, लेकिन मैं मुस्लिम ममालिक की बात कर रहा हूँ, उस तरह मज़ाहमत नहीं है। और दूसरा, उसको आशीर्वाद है अमेरिका की और मगरबी ममालिक के हुकूमतों की। ठीक है। तो अगर मुज़ाहमत, आप देखें ना, इंडिया ने वही कोशिश की पाकिस्तान के साथ, वो अमेरिका ने शटअप कॉल की, हमने जवाब दिया, और पाकिस्तान को देखा, सारा लोग कहेंगे यार पाकिस्तान में बड़ी जान है। ट्रंप तो यही कहता है ना कि पाकिस्तानियों में बड़ी जान, छोटा सा मुल्क है, इन्होंने फेंडी लगाई है एक बड़े मुल्क को। हाँ, तो वो देखे ना, आपकी इज्जत भी बड़ी है, आपका वकार भी बड़ा है, आपका इमेज भी इजाफा हुआ है। अगर हम कहते हैं जनाब हजूर माफ कर दें या बिल्कुल शांति चाहिए तो लेट जाते, तो फिर आपको ट्रीट वही करना था जो कतर के साथ हो रहा है। तो ये एक लेसन भी है कि ये इस वक्त चौधरी साहब, देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ, देयर इज नो यूएन चार्टर, लॉ ऑफ द जंगल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लॉ पावर है, माइट इज राइट। तो उसमें आप जिसके पास है हिम्मत है, मुकाबला करें तो कर लेते हैं। आप देखें ना, वही तालिबान जिन्होंने अमेरिका को डिफीट किया था, अमेरिकन डेलीगेशन जाके परसों मिला है उनको कि हम आपसे अच्छे तल्लुकात बनाना चाहते हैं। सही बात। अच्छा शाह साहब, आखिरी सवाल आपसे कि इस सारे सिनेरियो को अगर आप देखें तो जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो उस वक्त कतर का और यूएई का किरदार हम पाकिस्तान की फेवर में नहीं था, बल्कि जो इसराइली ड्रोन्स के इंडिया वो कतर से गए थे, और उनके जो इसराइली इंजीनियर्स हैं 150 वो भी कतर से उन्होंने किया था, और पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट भी किया था उसके ऊपर। यूएई जो वो भी कहता है छड्डो छड्डो यार, ना करो ना करो, इस टाइप का उनका किरदार था। लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा। बल्कि 9 मई को एक ये इन्हीं ममालिक में से एक ममालिक के वजीर खारजा पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा मीटिंग में कि आप हाथ हौला रखें, आपने 6-7 जहाज गिरा दिए हैं, आपकी फतह हो गई है, हो सकता है हिंदुस्तान फिर से कोई हमला करे 9 मई को, तो आप उसको जवाबी कार्रवाई न दें, अमन की बात करें। उस वक्त मैं क्रेडिट देता हूं आर्मी चीफ, बड़ा दबंग है, कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर वो करेंगे विल हेड बैक हार्ड, हम जवाब देंगे। और फिर नेक्स्ट डे वो हुआ हमला, उनको पता था हमला होने वाला, ये हमारे मुसलमान ब्रदर ने जो चले गए। सऊदी अरब के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, डिप्टी, और उनका नाम है प्रिंस फैसल। ठीक है शादी, मैं आपका शागिर्द हूँ ऐसा नहीं, आपकी गुरिल्ला रिपोर्ट में मौजूद होंगे उस मीटिंग में, आपको सारी तो ये, लेकिन उसमें देखे ना, हमने वो रेड लाइन जो थी हमने ड्रॉ कर ली ना, कि जनाब आप अगर जरूरत की आपने हमारी सालमियत पर आंच आने की, वी विल हेड बैक हार्ड। वो मैसेज चला गया और हमने किया वो फिर, और उसमें आर्मी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो, दोनों ने सारा कुछ, और मिलिट्री उड़ा के रख दिया। और अगर हम उस पर लेट जाते खत्म हो गया, बात खत्म थी। फिर तो आज दंदनाना फिरना था, ट्रंप ने आपको पूछना नहीं था, और मोदी बैठा होना था व्हाइट हाउस में, तो वो सिचुएशन चेंज हो गई। तो अरबों को वो सबक सीखना चाहिए। मोदी का लंच होना था फिर नहीं, लंच और चीजें भी होनी चाहिए। अच्छा, बल्कि मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता है शाह साहब। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है शायद ही पाकिस्तान में किसी के पास हो, और जिस तरह आप उसको एलैबोरेट करते हैं, बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला ने ये मौका और ये सलाहियत दी है। तो जब 10 मई को पाकिस्तान ने बदला ले लिया तो सबसे पहला जो फ़ोन आया था 8 बजे मार्को रूबियो का आया था, और उसमें उन्होंने कहा कि आप इंडिया सीज फायर के लिए तैयार है, तो अब आप इस हमले को रोकें। और 8:30 बजे 30 मिनट बाद सऊदी अरेबिया के उन्हें नायब वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया था कि इंडिया जो है वो सीज़ फायर करना चाहता है, तो ब्रदर आप ज़रा प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस हैं। तो उसके बाद ये सारा मामला आगे चलता गया सारा। तो जब बहादुरी होती है तो फिर दूसरी साइड पर भी इस किस्म का रद्द अमल आता है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।